हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एन एफर्ट टू सक्सेस पर। हम लोग एंशियंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। उसमें जो है हम लोग वैदिक काल के अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर कर रहे हैं, जो कि सभी परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। प्रश्नों के साथ साथ हम लोग उसकी व्याख्या भी कर रहे हैं, ताकि जो है एक प्रश्न के साथ कई सारे प्रश्न हमारे तैयार हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम लोग पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 42 तक कर लिए थे, तो आज हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 43 से शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 43, निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? ऑप्शन नंबर ए शंकराचार्य, ऑप्शन नंबर बी एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर सी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर डी बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी बाल गंगाधर तिलक। आर्यों के आदि देश के बारे में जो है बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। तो चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था। तिलक ने यह मत व्यक्त किया था कि आर्यों का आदि देश उत्तरी ध्रुव था, किंतु तिलक का यह मत इतिहासकारों में मान्य नहीं है। प्रश्न नंबर 44, जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वह है? ऑप्शन नंबर ए कृष्ण यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर बी शुक्ल यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर सी शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर डी पंचविंश ब्राह्मण। तो इसका जो सही उत्तर होगा कृष्ण यजुर्वेद भी होगा, शुक्ल यजुर्वेद भी होगा और शतपथ ब्राह्मण भी होगा। तो इसमें तीन ऑप्शन जो है सही है, इसलिए इसका सही उत्तर नहीं दिया जा सकता है। तो चलिए अब इसकी व्याख्या से इसको समझने का प्रयास करते हैं। पुरुष में एक प्रमुख यज्ञ है। यह शुक्ल यजुर्वेद के 30वें अध्याय, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण तथा कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय ब्राह्मण में वर्णित है। पुरुष मेघ यज्ञ का शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण में तथा कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय ब्राह्मण में वर्णन है। यहीं से देखिए दो प्रश्न बन गए, इसलिए हर प्रश्न का व्याख्या करना बहुत जरूरी है। अगर हम व्याख्या को समझेंगे तो यहीं से 3-4 प्रश्न हमको मिल जाएंगे। अतः जो है प्रश्न के उत्तर तो करना ही करना है, साथ में हमें उसकी व्याख्या को भी अच्छी तरीके से समझना है और इसको अपने दिमाग में भी रखना है, ताकि अगर पेपर में अगर कुछ इस तरीके से भी प्रश्न बन जाए तो करने में आसानी हो। ठीक है। अतः प्रश्न के दिए गए विकल्पों में तीनों मौजूद होने के कारण कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता। यद्यपि अनेक इतिहासकारों ने केवल शतपथ ब्राह्मण की चर्चा करते समय उसमें पुरुष मेघ यज्ञ की चर्चा करते हैं। ठीक है। अगर फिर भी अगर ऑप्शन लगाना होगा तो आप शतपथ ब्राह्मण लगा सकते हैं। ठीक है। प्रश्न 45, शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे? ऑप्शन नंबर ए ऋषि भारद्वाज, ऑप्शन नंबर बी ऋषि वशिष्ठ, ऑप्शन नंबर सी ऋषि विश्वामित्र, ऑप्शन नंबर डी ऋषि गौतम राहु गण। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी ऋषि गौतम राहु गण। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि गौतम राहु गण थे। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आर्यों के पूर्व दिशा की ओर प्रसार के विषय में शतपथ ब्राह्मण में वर्णित विदेह माधव की आख्यायिका उल्लेखनीय है। इसके अनुसार राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि गौतम राहुगण थे। प्रश्न नंबर 46, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किन को आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था? ऑप्शन नंबर ए अंग मगध, ऑप्शन नंबर बी कौशल विदेह, ऑप्शन नंबर सी कुरु पंचाल, ऑप्शन नंबर डी मत्स्य सूरसेन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कुरु पंचाल। उत्तर वैदिक काल में कुरु और पंचाल को आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उत्तर वैदिक काल में नगरीकरण की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। कुरु पंचाल इस समय के प्रमुख नगर बन गए थे तथा ये नगर उत्तर वैदिक काल सभ्यता के प्रमुख केंद्र या धुर थे। प्रश्न नंबर 47, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था? ऑप्शन नंबर ए अथर्ववेद में, ऑप्शन नंबर बी ऋग्वेद में, ऑप्शन नंबर सी सामवेद में, ऑप्शन नंबर डी यजुर्वेद में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी ऋग्वेद में। गोत्र शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ था। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ था। गोत्र शब्द का मूल अर्थ है गोष्ठ अथवा वह स्थान जहां समूचे कुल का गोधन पाला जाता था। प्रश्न 48, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था? ऑप्शन नंबर ए भक्ति, ऑप्शन नंबर बी मूर्ति पूजा और यज्ञ, ऑप्शन नंबर सी प्रकृति पूजा और यज्ञ, ऑप्शन नंबर डी प्रकृति पूजा और भक्ति। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रकृति पूजा और यज्ञ। पूर्व वैदिक आर्यों का जो धर्म था मुख्यतः प्रकृति पूजा थी और वो यज्ञ करते थे। ठीक है।
चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः प्रकृति पूजा और यज्ञ पर आधारित था। भक्ति तथा मूर्ति पूजा का उदय मौर्योत्तर काल में हुआ। प्रश्न नंबर 49, ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? ऑप्शन नंबर ए मूर्ति पूजा, ऑप्शन नंबर बी एकेश्वरवाद, ऑप्शन नंबर सी देवी पूजा, ऑप्शन नंबर डी बलि एवं कर्मकांड। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी बलि एवं कर्मकांड। ऋग्वेद में जो जनता थी वो मुख्यतः बलि एवं कर्मकांड में विश्वास करती थी। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ऋग्वैदिक काल में लोग प्रकृति की शक्तियों, वैदिक देवता एवं देवियों की प्रार्थना, यज्ञ जिसमें बलि और कुछ कर्मकांड निहित थे में विश्वास करते थे। प्रश्न नंबर 50, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? ऑप्शन नंबर ए गंगा, ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर सी कावेरी, ऑप्शन नंबर डी परुष्णी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी परुष्णी। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जो है परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था, जिसको रावी नदी भी बोलते हैं। ठीक है, इसको दसराज्य युद्ध भी बोलते हैं। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 10 राज्य युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध परुष्णी नदी आधुनिक रावी नदी के तट पर लड़ा गया, जिसमें भरतों के राजा सुदास की विजय हुई। प्रश्न नंबर 51, ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? ऑप्शन नंबर ए परुष्णी, ऑप्शन नंबर बी सरस्वती, ऑप्शन नंबर सी विपाशा, ऑप्शन नंबर डी अस्किनी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए परुष्णी। ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था, जिसको जो है आजकल हम लोग रावी नदी के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 52, निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा एवं नदीत्मा संबोधित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए सिंधु, ऑप्शन नंबर बी सरस्वती, ऑप्शन नंबर सी वितस्ता, ऑप्शन नंबर डी यमुना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सरस्वती। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को मातेत्मा, देवीत्मा और नदीत्मा से संबोधित किया गया है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ऋग्वेद में सरस्वती को मातेत्मा, देवीत्मा एवं नदीत्मा कहा गया है, अर्थात सबसे अच्छी माँ, सबसे अच्छी देवी तथा सबसे अच्छी नदी। प्रश्न नंबर 53, उस जनजाति का नाम बतलाइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए यदु, ऑप्शन नंबर बी पुरु, ऑप्शन नंबर सी तुर्वसु, ऑप्शन नंबर डी किकट। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी किकट। किकट जो थे वो पंचजन से संबंधित नहीं हैं। ऋग्वैदिक आर्यों के जो पंचजन थे वो यदु, द्रुह्यु, पुरु, अनु, तुर्वसु, ये 5 जन को जो है पंचजन से संबोधित किया जाता था। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन में यदु, द्रुह्यु, पुरु, अनु, तुर्वसु शामिल थे। किकट इनसे संबंधित नहीं है। प्रश्न नंबर 54, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था। ऑप्शन नंबर ए कृषि, ऑप्शन नंबर बी शिकार, ऑप्शन नंबर सी शिल्पकर्म, ऑप्शन नंबर डी व्यापार। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए कृषि। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का जो मुख्य साधन था वो कृषि था। ये लोग कृषि। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आर्य संस्कृति मूलतः पशुपालक और कृषक रही है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता मुख्यतः नगरीय थी, उसी तरीके से आर्य संस्कृति मूलतः पशुपालक और कृषक संस्कृति रही है। अब ऐसे ही जब मैचिंग पूछ लेता है कि आर्य संस्कृति का मैचिंग करिए, है ना, पशुपालक या कृषक दे रखेगा, सिंधु घाटी सभ्यता का दे रखेगा, तो इस तरह से मैचिंग में भी आ सकता है। तो व्याख्या से जो है बहुत सारे प्रश्न के उत्तर अपने आप ही मिल जाते हैं अगर आप व्याख्या को अच्छे से समझेंगे तो। ऋग्वेद में कई मंत्रों में कृषि तथा उसके कार्यकलापों का वर्णन है। अच्छी कृषि के लिए वर्षा की कामना की गई है तथा पशुओं को चराने और पालने का अनेक स्थलों पर वर्णन है। उत्तर वैदिक काल तो कृषि प्रधान संस्कृति ही था। प्रश्न नंबर 55, ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए जौ, ऑप्शन नंबर बी चना, ऑप्शन नंबर सी चावल, ऑप्शन नंबर डी गेहूं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए जौ। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द जो है जौ के लिए प्रयुक्त किया गया है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द को जौ से तादात्म्य स्थापित किया गया है। प्रश्न नंबर 56, सूची 1 एवं सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में कुछ जो है नाम दिए गए हैं, है ना, ये जो है उस समय अनाजों के नाम थे। सूची 2 में जो है आजकल जो हम लोग बोलते हैं उसके नाम हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ब्रीही, उसके सामने जो है गन्ना दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी मुद्ग, उसके सामने चावल दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी यव, उसके सामने मूंग दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इक्षु, उसके सामने जो है जौ दिया हुआ है।
तो चलिए मैचिंग करते हैं। व्रीहि, व्रीहि किसको बोलते थे? चावल को बोलते थे, ठीक है। मुद्ग मूंग को, यव जौ को, और इक्षु जो है गन्ना को बोलते थे, ठीक है। तो अब कौन सा हमारा ऑप्शन बनेगा? कौन सा हमारा ऑप्शन बनेगा? ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। तो 2, 3, 4, 1 जिसमें सही होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब ए का 2 होना चाहिए, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। तो चलिए जो है अब हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी 2, 3, 4, 1, तो यही हमारा जो है यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सही सुमेलन इस प्रकार है। सूची 1, सूची 2। व्रीहि चावल, मुद्ग मूंग, यव जौ, इक्षु गन्ना। प्रश्न नंबर 57, ऋग्वैदिक पणी किस वर्ग के नागरिक थे? ऑप्शन नंबर ए पुरोहित, ऑप्शन नंबर बी लोहार, ऑप्शन नंबर सी स्वर्णकार, ऑप्शन नंबर डी व्यापारी। ऋग्वेद में जो है पणी जो है व्यापारियों को कहा जाता था, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी व्यापारी। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्यापार वाणिज्य प्रधानतः पणी लोग करते थे। ऋग्वेद में पणी शब्द का उल्लेख कई स्थानों पर हुआ है। पणी ऋण देते थे तथा ब्याज बहुत अधिक लेते थे। उन्हें जो है वेकनाट सूदखोर कहा गया है। प्रश्न नंबर 58, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? ऑप्शन नंबर ए निरंकुश, ऑप्शन नंबर बी प्रजातंत्र, ऑप्शन नंबर सी गणतंत्र, ऑप्शन नंबर डी वंश परंपरागत राजतंत्र। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी वंश परंपरागत राजतंत्र। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वंश परंपरागत राजतंत्र। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वैदिक काल में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली वंश परंपरागत राजतंत्र प्रणाली थी, यद्यपि जनता द्वारा चुनाव के भी कुछ उदाहरण मिलते हैं। प्रश्न नंबर 59, वैदिक युगीन सभा। ऑप्शन नंबर ए गांव के व्यावसायिक लोगों की संस्था थी, ऑप्शन नंबर बी राज दरबार होता था, ऑप्शन नंबर सी मंत्रिपरिषद थी, ऑप्शन नंबर डी राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी मंत्रिपरिषद थी। वैदिक युगीन सभा जो थी मंत्रिपरिषद थी, क्योंकि इसमें सभा और समिति नाम की 2 संस्थाएं हुआ करती थी। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वैदिक काल में सभा एवं समिति नामक 2 संस्थाएं राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। संभवतः सभा कुलीन या वृद्ध मनुष्यों की संस्था थी, जिसमें उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति ही भाग ले सकते थे। तो याद रखिएगा कि जो सभा थी वो कुलीन मतलब श्रेष्ठ या वृद्ध मनुष्यों की संस्था थी, जिसमें उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति ही भाग ले सकते थे, ठीक है। नंबर 60, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर बी सामवेद, ऑप्शन नंबर सी यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद। तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद। अथर्ववेद में जो है सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। प्रश्न नंबर 61, ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी? ऑप्शन नंबर ए सभा, ऑप्शन नंबर बी समिति, ऑप्शन नंबर सी विधाता, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त में से सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सभा। ऋग्वेद अभी एक प्रश्न की व्याख्या में आपने देखा कि जो सभा थी वो श्रेष्ठ और कुलीन लोगों की संस्था थी, ठीक है। वो क्या करती थी? वो राजा के निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। तो यही सभा जो थी वो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी, ठीक है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सभा, समिति एवं विदत ऋग्वैदिक कालीन जनतांत्रिक संस्थाएं थीं। इन संस्थाओं में सभा न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। ऋग्वेद में सभा का 8 बार उल्लेख हुआ है। तो ये भी आप याद रखिएगा कि ऋग्वेद में सभा का 8 बार उल्लेख हुआ है, ठीक है। प्रश्न नंबर 62, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है? ऑप्शन नंबर ए आरण्यक में, ऑप्शन नंबर बी सामवेद में, ऑप्शन नंबर सी यजुर्वेद में, ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद में। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख जो है सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है। आयुर्वेद की बात हो रही है तो आयुर्वेद का भी उल्लेख जो है सर्वप्रथम अथर्ववेद में ही मिलता है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अथर्ववेद में सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें विविध विषयों यथा रोग निवारण, समन्वय, राजभक्ति, विवाह तथा प्रणय गीतों आदि के विवरण सुरक्षित हैं। तो चलिए आज हम लोग जो है इतना ही करेंगे। इसकी व्याख्या के हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे और मुझे विश्वास है कि अगर आप लोगों ने ओवरऑल ये सारा कर लिया
तो आप लोग का जो है इससे संबंधित कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। मतलब वैदिक काल से जो भी प्रश्न आएंगे पेपर में आप लोग उसको नहीं छोड़ेंगे। बस ज़रूरत है इसको सही से समझने और करने की। ठीक है, इसलिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आएँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।